Hello everyone, this is Girraj Yadav. Today we are going to solve question number 17 to 20. ठीक है, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो वाले सोल्व करने वाले हैं आज. ठीक है, तो अब उन क्वेश्चंस को अपन करेंगे. ठीक है, बोर्ड पे नहीं कर पाऊंगा वो क्वेश्चंस क्योंकि वो केस स्टडी बेस्ड है तो उनमें कुछ अलग मैटर है थोड़ा सा, तो इसलिए उनको अपन करेंगे नोटबुक में. ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है, और इसी पेपर जो ये पेपर है इसी बेस पे जो नए पेपर्स मैं डालूंगा, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसी टाइप के पेपर देके अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, और अच्छे मार्क्स 90 अबव मार्क्स आसानी से ले सकते हैं. ठीक है, 90 अबव आसानी से, इवन 100 भी ले सकते हैं आप. ठीक है, लेकिन मेहनत आपको डबल करनी होगी. ठीक है, ओके, तो चलते हैं अभी नोटबुक पे. चलो तो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. तो क्वेश्चन नंबर 17 है केस स्टडी बेस्ड. ठीक है, अच्छा, इन केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब ये तो सभी क्वेश्चन के लिए लिखा होता है कि कंपलसरी है. अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब 5 पार्ट्स गिवन है हर क्वेश्चन के. जैसे 17 क्वेश्चन के 5 MCQs मिलेंगे तुमको, उनमें से ओनली 4 को अटेंड करना है. ठीक है, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क्स. ठीक है, सभी का 1 मार्क्स है. ठीक है, चलो तो फिर मतलब ये 17 क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है. इसमें आपको 5 MCQs मिलेंगे, उसमें से आपको ओनली 4 करने हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द डायग्राम शोज द प्लान्स फॉर ए सन रूम, एक सन रूम बनाना है. ठीक है, इट विल बी बिल्ड ऑन टू द वॉल्स ऑफ ए हाउस, एक हाउस की वॉल पे बनाना है उसको. द 4 वॉल्स ऑफ द सन रूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल्स. ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 ये 4 वॉल्स दिख रही है, ये कैसी है, ग्लास की है, क्लियर ग्लास है. ठीक है, द रूफ इज मेड यूजिंग, जो छत है वो कैसे बन रही है, 4 क्लियर ग्लास पैनल्स ट्रपेजियम इन शेप ऑल द सेम साइज. ठीक है, 4 है वो ट्रपेजियम है, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 क्या है, ट्रपेजियम शेप में है और ये छत के ऊपर है, रूफ में है ये. ठीक है, और एक 1 टिंटेड ग्लास पैनल, एक ये है, ये ग्लास पैनल है, अलग है ये. हाफ ए रेगुलर ऑक्टागोन इन शेप में कैसा है ये, रेगुलर ऑक्टागोन. रेगुलर ऑक्टागोन मतलब इसकी चारों साइड वो 8 की 8 साइड्स क्या होगी, इक्वल होंगी, लेकिन 8 साइड में से अपने पास ओनली 4 साइड है क्योंकि उसके हाफ कर दिया उसका. ठीक है, ऑक्टागोन का हाफ कर दिया, रेगुलर ऑक्टागोन का हाफ है ये. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे. तो यहाँ पे अपने को जो ये अपने सन रूम बनाना है, इसके 2 व्यू कर दिए. फ्रंट व्यू में अपने को 1 2 3 4, ये 4 तो नीचे वाले ग्लास पैनल, और ये 1 2 3 4 ये ट्रपेजियम शेप वाले ये दिखेंगे. ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू अपने को ये बना दिया, और जो ऊपर टॉप व्यू है, टॉप व्यू में ये बीच वाला दिखेगा और ये 4 दिखेंगे. ठीक है, तो ये अपने को टॉप व्यू बना के दे दिया. ठीक है, अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो जो ए वाला है रेफर टू टॉप व्यू. ठीक है, ये टॉप व्यू के बारे में है. ठीक है, तो ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है. ठीक है, तो टॉप व्यू के बारे में क्या बोल रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जे 617. जे के कोऑर्डिनेट हैं 617, तो मैं लिख देता हूँ, जे के कोऑर्डिनेट हैं 617, इसका फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, और आई के कोऑर्डिनेट है 916. इनका क्या निकालना है अपने को, मिड पॉइंट. क्या निकालना है, मिड पॉइंट. अब अपने को इतना पता होना चाहिए कि भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2, ये तो x का कोऑर्डिनेट आएगा, और y1 + y2 अपॉन 2, ये y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ठीक है, तो इसको बोल देते हैं अपन x1 y1 और इसको बोल देते हैं x2 y2. बस वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू 6 + x2 की 9, और अपॉन कितना आएगा 2, और y1 की 17 + y2 की 16, अपॉन में कितना आएगा 2. ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर. तो ये 6 और 9 कितना हो गया, 15 अपॉन 2, 17 और ये 16 कितना होगा 33.
अपॉन 2। ये आ गया अपना मिड पॉइंट। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 15/2 और 33/2, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन अपना आ गया, सही है अपना थर्ड वाला ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं, रेफर टू टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू को रेफर कर रहा है और बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस। पॉइंट जो P है टॉप व्यू में, जो पॉइंट P है उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, टॉप व्यू में पॉइंट P कहाँ है अपना, पॉइंट P वाला पॉइंट देखते हैं अभी। देखो तो पॉइंट P है अपना ये रहा। ठीक है, ये अपना पॉइंट P है, ये आपको दिख रहा होगा, ये अपना पॉइंट P है और इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से पूछ रहा है और इसमें स्केल दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये हो गया 1 मीटर, 2 3 4, कितना मीटर हो गया 4। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ये फर्स्ट वाला अपना आंसर आ गया। ठीक है, फिर सी वाला बोल रहा है रेफर टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को देखना है अपने को, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस इज। दो पॉइंट है ए और एक है एस, तो अपना ए वाला पॉइंट तो ये है और एस वाला पॉइंट अपना ये है। इन दोनों के बीच की अपने को डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो अपने को देख लेना है कितनी डिस्टेंस है, तो मतलब यहीं काउंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी आ गई 16 आ गई। सीधे सीधे लिख देना, सीधे काउंट कर दे, तो अपना आंसर आ गया 16। ठीक है, अगर ये वीडियोस में अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा हो तो फिर क्वालिटी सेटिंग में 420 पिक्सल कर लेना। ठीक है, तो वहाँ से अपनी क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, वीडियो की। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं रेफर टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू की बात करते हैं, ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द Q 9 8 एंड S 17 8। Q और S से सेम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। ठीक है, चलो तो इसको तो मैं वैसे बता देता हूँ। ठीक है, तो दो पॉइंट है, एक तो भाई Q है 9,8 और एक है S 17,8 ई वाला, है ना। तो देखो रेफर टू फ्रंट व्यू। अच्छा, क्या बोला है, ए पॉइंट एक्स वाई ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q एंड फ्रॉम द पॉइंट S। ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब इक्वल डिस्टेंस पे है तो भाई मैं इसको P बोल देता हूँ। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी, P की Q से और P की S से। PQ इज इक्वल टू PS। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड S। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो PQ इज इक्वल टू PS। तो PQ का दोनों साइड मैंने कर दिया स्क्वायर, PQ इज इक्वल टू PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर। अब देखो वैसे PQ अगर के बीच की ये डिस्टेंस निकाले P और Q के बीच की, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, लेकिन अपन ने P को स्क्वायर कर दिया तो ये रूट नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो मैं इसको x1 y1 बोल देता हूँ, इसको x2 y2। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। फॉर्मूला मैंने इधर लिख रखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो x2 है अपना x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू PS। P और S के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको x1 y1 बोल देना, इसको x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। चलो सोल्व कर लेते हैं। y माइनस 8 होल स्क्वायर दोनों साइड में हो गया कैंसिल, सेम है। ठीक है, इसको ओपन करके कैंसिल करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। ठीक है, बिल्कुल सेम ही था, y माइनस 8 का होल स्क्वायर y माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, तो 18x प्लस
81 विच इज इक्वल टू x माइनस 17 का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289। ठीक है, ये तो पता होगा कैसे, कौन से फॉर्मूला से ओपन किया अपन ने, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला से ओपन किए हैं। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर दोनों साइड से हट गया। ठीक है, एक्स वाली टर्म को एक साइड में ले आते हैं तो 34x इधर आएगा, वो प्लस में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 289 और 81 इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो 34x में से 18x जाएगा तो होगा कितना, 16x, कितना बचेगा 16x। ठीक है, फिर 289 में से 81 माइनस कर दो तो बचेगा 208, 16 चला जाएगा डिवाइड में, तो 208 डिवाइड बाई 16, डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, 4 48, 16 3 जा 48, x की वैल्यू आ गई 13, x इज इक्वल टू 13। लेकिन अपने को आंसर दे रखा है इक्वेशन में, तो क्या करेंगे, 13 को इधर ले आए तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, अपना ऑप्शन आ गया सेकंड वाला। ठीक है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अपन ग्राफ से भी कर सकते थे, q और s देख लो कहाँ है, ये रहा अपना q, ये रहा s। ठीक है, दोनों के बिल्कुल बीच में ले आओ, देखो पहले तो बीच में देख लो कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 4 पे काउंट कर लो, 1 2 3 4। अब देखो ये वाली लाइन है जो वो कितने की है, x इज इक्वल टू कितने की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो x इज इक्वल टू 13 की लाइन है ये, 13 को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो कैसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 है केस हिस्ट्री बेस्ड 2, है ना। तो क्या है, स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी। पहले तो बता रखा है इसने स्केल फैक्टर होता क्या है, ए स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट ए डिफरेंट साइज। जो स्केल ड्राइंग, किसी ऑब्जेक्ट का स्केल ड्राइंग का मतलब क्या है कि कोई शेप है, मान लो ये ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल की रीसाइज करके बड़ा ट्रायंगल बना देना, छोटा बना देना। ठीक है, ये क्या है, अपना स्केल फैक्टर पे डिपेंड होता है। स्केल फैक्टर होता क्या है, द स्केल ऑफ ड्राइंग इज कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन द ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट। ठीक है, क्या करता है ये, कंपैरिजन करता है लेंथ का, कि पहले वाली लेंथ और दूसरे वाले की कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का कंपैरिजन करता है। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, द रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। ठीक है, सिमिलर फिगर के अकॉर्डिंग स्केल फैक्टर क्या होता है, सिमिलर फिगर तो जानते होंगे, सिमिलर फिगर क्या होते हैं, ऐसे फिगर जो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन वो साइज में बड़े छोटे होते हैं या उनकी डायरेक्शन थोड़ी अलग होती है। ठीक है, अच्छा, तो सिमिलर फिगर क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, सिमिलर फिगर में कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर का ये फॉर्मूला बन गया, लेंथ इन इमेज, इमेज में जो लेंथ है वो लिखेंगे, और नीचे कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ है ना, और इमेज की लेंथ। तो ये होता है अपना स्केल फैक्टर। If one shape can become another using resizing, then the shape are similar. एक शेप है तो उसको रिसाइज कर देते हैं तो वो सिमिलर शेप्स आती हैं। ठीक है, जैसे ये छोटी शेप थी, छोटा ट्रायंगल था, अब इसी ट्रायंगल को रिसाइज कर दिया, बड़ा कर दिया, तो ये बन गया इसके सिमिलर। ये दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। तो अगर अपन रोटेशन करें, ये ट्रायंगल है, इसको रोटेट करके ऐसे लिख दें तो ये दोनों शेप कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन पे भी, मतलब ये है, यहाँ अपन ने मिरर लगा दिया तो मिरर में जो ट्रायंगल दिखेगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन और स्लाइड, मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल रखे हैं, एक ट्रायंगल को अपन ने पैरेलल उठा दिया ऊपर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे, सिमिलर। ठीक है, चलो अब पार्ट ए पे आते हैं इसके। ठीक है, ए मॉडल ऑफ ए बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। स्केल क्या दे रखा है, 1, स्केल है 1/4 का।
ठीक है, स्केल फैक्टर। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इतना लेंथी है मॉडल। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ ए विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर, बोट की जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, तो स्केल मॉडल की विड्थ बतानी है अपने को, ठीक है, अपने को लेंथ से कोई मतलब नहीं है। तो चलो पहले तो स्केल फैक्टर की मैं डेफिनेशन पीछे से देख के लिख लेते हैं। स्केल फैक्टर क्या होता है, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज, ऊपर आएगा, और नीचे ऑब्जेक्ट की लेंथ, लेंथ इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई स्केल फैक्टर अपने को गिवन है इस क्वेश्चन में 1/4। लेंथ इन इमेज, इमेज की लेंथ तो पूछ रहा है वो, है ना। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, स्केल मॉडल की विड्थ क्या है उसको x मान लेते हैं अपन। और लेंथ इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ, लेंथ मतलब विड्थ निकालनी है तो अपने को विड्थ आएगा कितना 60, ठीक है। तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू आ गई 60/4 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो अपना ऑप्शन आएगा थर्ड वाला, ठीक है ना। तो स्केल फैक्टर लिखा अपन ने, ऊपर लिख दिया कि जो स्केल मॉडल है उसकी निकालनी है तो x लिख दिया, और ऑब्जेक्ट की विड्थ दे रखी है वो 60 लिख दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ गया, विड्थ होनी चाहिए स्केल मॉडल की 15। और अगर अपने को लेंथ निकालनी होती स्केल मॉडल की तो यहाँ 60 ना लिख के अपन 120 लिखते, ठीक है, क्योंकि मॉडल 120 सेंटीमीटर लेंथी है। यहाँ पे इस लेंथ का कोई रोल नहीं है, ये बस कन्फ्यूजन के लिए गिवन है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। What will affect the similarity of any two polygons? टू पॉलीगॉन्स हैं तो उनकी सिमिलरिटी को क्या चीज़ इफेक्ट करती है और क्या चीज़ नहीं करती। अच्छा, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया तो मतलब वो सिमिलर तो होंगे ही, सिंपल सी बात है। दे आर डायलेटेड बाय ए स्केल फैक्टर, डायलेटेड मतलब रीसाइज करना, मतलब साइज उनका इंक्रीज कर देना या फिर डिक्रीज कर देना, जैसा कि अपना इस वाली में हुआ था, ठीक है। इसमें ये ट्रायंगल है, रिसाइज करके ये बड़ा ट्रायंगल बन गया, लेकिन ये इसके सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम ही शेप है। तो ये डायलेटेड कर रहा है तो मतलब किसी स्केल फैक्टर से डायलेटेड करेगा तो इसका मतलब है वो सिमिलर तो होंगे ही। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, उनको नीचे लगे मतलब ऊपर नीचे लिख दिया, रख दिया, ठीक है, तो भी वो सिमिलर होंगे। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, ये गलत बात है, इस केस में सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की तो फिर सिमिलर नहीं होगी, क्योंकि सिमिलर कब होते हैं, जब मिरर रख देते हैं ना, वो दोनों इमेज होती है, जो मिरर इमेज और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या सिमिलर होते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है नॉट द मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं है तो मतलब इसका मतलब वो सिमिलर भी नहीं है, ठीक है। सी वाले पे चलते हैं। इफ़ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव द स्केल फैक्टर ऑफ ए इज टू बी, ए इज टू बी का उनका स्केल फैक्टर है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये तो अपने को पता होना चाहिए कि उनका जो पेरीमीटर, देखो ये अपने को साइड्स का रेशियो दे रखा है, ए इज टू बी, स्केल फैक्टर मतलब उनकी साइड का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो पेरीमीटर का रेशियो क्या आता है, वही आता है ए इज टू बी, लेकिन ये तो गलत दे रखा है, 3a इज टू बी दे रखा है, तो रॉन्ग है। द एल्टीट्यूड हैव द रेशियो ए इज टू बी, ये अपना आंसर इसका सही है। एल्टीट्यूड का रेशियो और स्केल फैक्टर दोनों इक्वल होते हैं, और पेरीमीटर का रेशियो भी सेम ही होता है। अगर यहाँ पेरीमीटर ए इज टू बी गिवन होता तो अपना ये वाला आंसर सही होता, फिर उस टाइम ये नहीं होता है ना, दोनों सही नहीं आते, ठीक है। तो अपना ये वाला आएगा, ये अपने को पता होना चाहिए, मतलब स्केल फैक्टर के इक्वल ही होता है एल्टीट्यूड का रेशियो, तो इसलिए ये वाला सही है, ये दोनों रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द शैडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, ये स्टिक है 5 मीटर लॉन्ग है, इसकी शैडो 2 मीटर है। एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए ट्री 12.5 मीटर हाई, ये जो ट्री है 12.5 मीटर हाई है, इसकी शैडो अपने को निकालनी है, इसको x मान लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें नोटिस करने वाली ये है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा और सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों जगह सेम ही होगा, क्योंकि सेम टाइम की बात कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, सेम टाइम की बात कर रहे हैं तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल डबल ए रूल से सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये रूल नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो डबल ए रूल होता है सिमिलरिटी का, तो मतलब किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल्स के इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं,
ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो x/2 विच इज इक्वल टू 12.5/5, ठीक है। यहाँ थ्योरम लिख देना, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25, तो x की वैल्यू आ गई 25/5, 5 5 जा 25 आंसर, ठीक है। क्या करना था, बस अपने को पता है ये दोनों सिमिलर है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड को का रेशियो को इक्वल रखना था, तो x/2 इज इक्वल टू 12.5/5, तो ये आ गया अपना आंसर फोर्थ वाला 5, ठीक है। अच्छा, अब आगे ई वाला क्वेश्चन क्या है, बिलो यू सी ए स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट्स, ठीक है। ये एक अपने को मॉडल गिवन है और इसका ये मेजरमेंट गिवन है, ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा है, द एटिक फ्लोर ABCD इन द मॉडल इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये जो मॉडल है इसको जो नीचे वाला ये ABCD दे रखा है अपने को, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ आर द एजेज ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म EFGHKLMN, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये बीम है, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। अंदर बीम लगी हुई है ये वाली, है ना, ये EFGH, ठीक है, और नीचे है KLMN, ये है बीम, ठीक है। ये खड़ी है जो क्या है, बीम है जो इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब गिरे ना ताकि ये, ठीक है। अच्छा, और आगे बोल रहा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AT, E है जो मिड पॉइंट है AT का, E इसका AT का मिड पॉइंट है, H है वो TD का है, ऐसे ये सारे मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। E है AT का मिड पॉइंट, F मिड पॉइंट ऑफ BT, G है CT का और H है DT का। ऑल द एजेज ऑफ द पिरामिड इन द मॉडल हैव लेंथ 12 मीटर, सभी एज कितने मीटर की है, 12 मीटर की है, ठीक है। जैसा कि इसमें दे रखा है ये 12 मीटर की है, ठीक है। ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है ना, ये सारी 12 है। अच्छा, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ EF की लेंथ निकालनी है इसकी, ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी। तो ध्यान से देखो ये वाले ट्रायंगल को, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में क्या है, EF इज द वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द ब्लॉक, और हॉरिजॉन्टल एजेस में से, अब ध्यान से सुनो, 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी, कि इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड्स एट मिड पॉइंट, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ दैट, ठीक है। तो ये वाली लाइन है, देखो जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट ले लिया अपन ने, ये लाइन बना दी, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी ये लाइन, ठीक है। ये 12 की है तो ये कितनी की होगी, 6 की है। तो सीधा सा मतलब है भाई, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। मतलब ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये भी मिड पॉइंट है इस लाइन का, क्वेश्चन में दे रखा है, मिड पॉइंट के जॉइंट से एक लाइन बन रही है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, इसकी हाफ होगी, तो ये 12 की है तो ये कितने की बचेगी, 6 की। तो इसका ऑप्शन आ गया अपना थर्ड वाला, ठीक है। चलो 19 वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर है 3, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलाज हाईवे ओवरपासेस अंडरपासेस, ठीक है। हाईवे में ओवरपास होते हैं और अंडरपास होते हैं, तो वो किस शेप के होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, ठीक है। जैसे ये हाईवे है तो ये क्या है, पैराबोलिक है, ये क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। ये क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। शेप ऑफ क्रॉस शेप, है ना, ये मतलब ये पैराबोला बोलते हैं, ऐसी जो शेप होती है, ऐसी कैसी भी हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला होता क्या है, पैराबोला इज ए ग्राफ दैट रिजल्ट फ्रॉम px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना, उसकी इक्वेशन को अगर अपन ग्राफ बनाएंगे उसका, तो अपने को पैराबोला मिलता है, ठीक है। पैराबोलिक शेप होती है। पैराबोला आर सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल लाइन नॉन एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। पैराबोला ये होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके ये सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है। चलो इधर देख लो शेप क्या है, जैसे ये पैराबोला है तो ये है अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये पैराबोला ऐसे है तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये होता है वर्टेक्स,
ठीक है। अब क्या बोला, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देन इट्स जीरोज आर। तो इसके जीरो निकालने हैं अपने को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। तो इसके जीरो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है, फैक्टराइज करके, है ना। प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 8 और सम आना चाहिए माइनस का 2। तो अपने को पता है 4 2 जा 8 होता है, माइनस का 4 ले लेंगे प्लस का 2। तो ये इसको मिड टर्म को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। माइनस 2x कैसे लिखेंगे, माइनस 4x प्लस 2x और माइनस का 8 है, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 2 4 जा 8, ठीक है। x माइनस 4 अब दोनों में है तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा और बचेगा अपना x प्लस 2, ठीक है। तो अब इसके जीरो निकालने हैं, मतलब या तो ये इसको जीरो के इक्वल रखें या फिर इसको। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 2। तो अपना आंसर आएगा सेकंड वाला, ठीक है, 4 माइनस 2। आगे देखते हैं, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, और जो पोलिनोमियल के जीरो हैं उनको ग्राफिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, है ना। जैसे 2.1 एक्सरसाइज की थी अपन ने, तो 2.1 में क्या था कि ग्राफ जितनी बार ग्राफ है तो वो जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरो होते हैं इसके। तो इसके कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो पोलिनोमियल की फॉर्म में जब देखेंगे तो वो पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक बार ही कट करेगा, तो इसलिए, है ना। तो पोलिनोमियल इसका जीरो होता है 1 होता है वैसे, है ना। लेकिन अपन देखेंगे कैसे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। मतलब किसी भी पोलिनोमियल के जीरो निकालने हैं तो अपने को ग्राफ में इतना देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आएगा इसका इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। फिर आगे देखते हैं, आगे बोला है ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका पैराबोलिक होता है, मैंने शुरू में ही बता दिया, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ जीरोज इज -6। तो हाईवे की इक्वेशन निकालनी है अपने को, है ना। क्या क्या दे रखा है अपने को, दे रखा है कि एक जीरो है वो 6 है, मतलब x की वैल्यू 6, और सम ऑफ जीरो 0 है, ठीक है। मतलब 2 जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक के, तो एक तो 6 दे दिया, तो दूसरा क्या होगा, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं अपन, -6 होगा, ठीक है। -6 क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम अपने को, सम मतलब ऐड, दोनों जीरो का ऐड 0 दे रखा है, तो 6 और -6 दोनों का ऐड 0 ही होता है, ठीक है। तो एक 6 है, दूसरा कितना आएगा -6। तो यहाँ से फैक्टर जो निकलेगा वो क्या आएगा, x -6, और -6 को इधर लाएंगे तो यहाँ से फैक्टर बनेगा x + 6, ठीक है। तो x -6 इज द फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल एंड x + 6 ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो भी फैक्टर होगा। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, a - b इंटू a + b वाले फॉर्मूला से। क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ क्या आएगा, x² - 6 का स्क्वायर, जो कि होता है 36। तो अपना आंसर आ गया x² - 36। आगे देखते हैं फिर, द नंबर ऑफ जीरोज दैट पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव। कितने जीरो हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो ई वाला क्वेश्चन देखते हैं, f(x) इज इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर प्लस 4। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा x² - 4x प्लस 4 प्लस 4। तो ये बन गया x² - 4x प्लस 8, ठीक है। अगर इसको अपन स्प्लिटिंग द मिड टर्म वाले मेथड से करके देखें इसका फैक्टराइज, तो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट होना चाहिए 8 और सम होना चाहिए -4, ठीक है। क्या कोई ऐसे 2 नंबर्स निकाल सकते हो तुम जिनका प्रोडक्ट तो 8 आए और उनका सम आए -4 आए? हो सकता है? नहीं हो सकता,
ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर अपन इसके जीरो निकालने चाहें तो इक्वल टू जीरो लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के देखते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिपेंड करता है कि उसके जीरो कितने होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके। तो बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 होगी और सी की वैल्यू यहाँ पे 8 होगी। तो ये आया 16 माइनस 8 4 जा 32, तो आएगा -16 लेस देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो मतलब नो रियल रूट, मतलब इसके रियल रूट नहीं निकलेंगे, मतलब जीरो है वो इसके कितने आएंगे, एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे इसके, जीरो। ठीक है, एक भी जीरो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, केस स्टडी बेस्ड 4 है। 100 मीटर की रेस है भाई। ठीक है, 100 मीटर की रेस है और एक स्टॉप वॉच लगा दी। एक स्टॉप वॉच वॉज यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर। ठीक है, तो स्टॉप वॉच ने क्या क्या रीडिंग ली वो देखो ध्यान से। 0 से लेकर 20 सेकेंड तक 8 स्टूडेंट पहुंच गए थे 100 मीटर पे। 20 सेकेंड से 40 सेकेंड तक 10 और पहुंच गए वहाँ पे। फिर 40 से 60 तक 13 और पहुंच गए। 60 सेकेंड से 80 सेकेंड्स तक 6 और पहुंच गए। फिर 80 से 100 सेकेंड में 3 स्टूडेंट और पहुंच गए। ठीक है, तो ये डेटा अपने को ऐसे गिवन है। अब अपने को निकालना क्या है वो देखो ध्यान से। एस्टिमेट द मेन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट्स टू फिनिश द रेस। मेन निकालना है, जो भी टाइम लिया है उनका क्या निकालना है, मेन। अब मेन कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो मैं डेटा को पहले लिख देता हूँ, क्लास इंटरवल टाइम, जो कि टाइम है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई है अपनी 8, 10, 13, 6 एंड 3। ठीक है, अब इसका मेन निकालना है। तो मेन निकालने के लिए पहले निकालते हैं क्लास मार्क, एक्सरसाइज बोलते हैं जिसको। ठीक है, कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, मतलब 0 + 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अपना आ जाएगा 10। तो ये आया इसका 10। इसका कितना आएगा, 20 + 40 60 अपॉन 2 करेंगे तो 30। ठीक है, 20 का गैप है तो आगे ऐसे ही जाएगा 50, 70, 90। ठीक है, ये एक्सआई आ गए। तो एक्सआई इंटू एफ आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 80, ये हो गया 300, ये 13 को 565, 650, 420, 9 3 = 27, तो 270। तो ऐड कर देंगे इनको, 0, 8 5 13, 15, 7 22, 2 कैरी हो गया, 3 2 5, 6 11, 4 15, 16 17, 1720। ये क्या है, एक्स आई एफ आई का ऐड है, तो समेशन एक्स आई एफ आई है ये। ठीक है, समेशन एफ आई निकाल लेते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का ऐड। तो 10, ये 23 हो गया, 23 और 8 31, 31 और 6 37 और ये हो गया 40। ठीक है, तो अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। तो डिवाइड कर देंगे 1720 डिवाइड बाई 40, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 4 = 16 और 4 3 = 12। अपना आंसर आ गया 43। चलो देख लेते हैं 43 ही है क्या आंसर। हाँ 43 है, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाला। एक बार दोबारा से देख लो, मेन कैसे निकाला है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स आई निकालेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके एक्स आई निकाल लेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आई एफ आई आ गया, उनको ऐड करेंगे समेशन एक्स आई एफ आई आएगा, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो समेशन एफ आई आएगा, दोनों को डिवाइड करके अपना आंसर आ गया 43। चलो फिर नेक्स्ट वाला, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं भाई, मोड देख लो इधर ही, चलो इसमें देख लेते हैं। देखो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है मॉडल क्लास, तो ये है अपनी मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास के लिए अपन क्या निकालना है, अपर लिमिट। तो मॉडल क्लास की अपर लिमिट है 60, तो ऑप्शन आएगा इसमें थर्ड वाला। ठीक है, अच्छा
द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ द अबव। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो किस में यूजफुल होता है, मीन निकालने के लिए या मीडियन निकालने के लिए या मोड निकालने के लिए। तो अपन ने देखा मीन में तो अपन क्लास मार्क निकालते हैं। अच्छा, मोड में अपन सीधा देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली होती है मॉडल क्लास, लेकिन मीडियन में अपने को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालनी पड़ती है, तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट है द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो अपन ने देखा मॉडल क्लास तो अपनी ये है 40 to 60। मीडियन क्लास और निकाल लेते हैं। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, चलो बताता हूँ अभी। ये अपनी क्लास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है 8, 10, 13, 6, 3। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। पहले CF निकालते हैं मीडियन निकालने के लिए। तो CF कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम लिखी, 8 में फिर 10 ऐड किया 18, 18 में फिर 13 ऐड किया तो ये हो गया 31, 31 में 6 ऐड किया 37, 37 में 3 ऐड किया 40। इनका सम करते हैं तो भी अपना 40 आता है। इसको n बोलते हैं, समेशन FI को क्या बोलते हैं, मीडियन निकालते हैं तब n। ठीक है, अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। n/2 निकाल लेते हैं। n/2 से जस्ट बड़ा CF में चेक करते हैं कौन सा है, तो वो है अपना 31। ठीक है, तो 31 वाली जो ये क्लास आएगी ये अपनी आएगी मीडियन क्लास। तो अपनी मॉडल क्लास थी वो भी यही है, मीडियन क्लास ये भी वही है, और इसने क्या बोला है, लोअर लिमिट का सम करना है। तो मॉडल क्लास में लोअर लिमिट 40 है और मीडियन क्लास में भी लोअर लिमिट 40 है, दोनों का ऐड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 80। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर कितने स्टूडेंट्स ने रेस फिनिश कर दी। ठीक है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 सेकेंड से पहले, तो 60 सेकेंड से पहले भाई ये सारे हैं जिन्होंने रेस फिनिश कर दी 60 सेकेंड से पहले। तो 8, 10 और 13, 8 और 10 हो गया 18, और 18 और 13 होता है अपना 18 और 13 होता है 31। तो अपना आंसर कौन सा आएगा इसमें, 31 है। यस, थर्ड वाला ऑप्शन है 31। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन नए हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। ठीक है, नए टाइप के हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में अपन पार्ट बी पे सेक्शन 3 सोल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन सेक्शन 2। ठीक है, फिर आगे अपन ये पूरा सोल्व करेंगे। तो पीछे वाली वीडियोस अगर नहीं देखी हो तो उन वीडियोस को सभी को देख सकते हैं एक एक करके। ओके, तो आपका ही बेनिफिट है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।